Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, the Harappan Civilization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with economic life. बेटा जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफ की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता था, लोगों की कमाई का जरिया, इनकम का जरिया क्या होता था। ठीक है, ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी या कोई और ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसके थ्रू लोग पैसा कमा लेते थे। अगर हम मोहनजोदड़ो से जो रिमेन्स मिले हैं उनकी बात करें या दूसरे टाउन्स और सिटीज़ से हमें जो रिमेन्स मिले हैं उनकी बात करें, तो हमें एक कॉम्प्रहेंसिव आइडिया लग जाता है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ठीक है, बात पैसा कहाँ से आता था, मतलब फाइनेंस की बात हम इजीली जान सकते हैं उन रिमेन्स को देखकर जो हमें मोहनजोदड़ो और दूसरे टाउन सिटीज़ से मिले हैं। ठीक है बात। अब बेटा इसकी कंटेम्प्रेरी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या नाइल वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज वैली सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन रिवराइन सिविलाइजेशन थी, मतलब रिवर के बैंक्स पर थी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिवर बैंक पर हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगा, बिकॉज यू विल गेट एवरी ईयर अ फ्रेश सॉइल, न्यू एल्यूवियल सॉइल, है ना। जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो उसके साथ एक न्यू सॉइल आती है जिसे हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, और एल्यूवियल सॉइल का भी बहुत ही फाइन वर्जन आपको मिलेगा रिवराइन एरियाज में देखने को। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, तो एग्रीकल्चर बैकबोन है हड़प्पन इकोनॉमी का। ठीक है, अब आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये हड़प्पन इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर था। तो इस बात को प्रूव करने के लिए, अड्यूस करने के लिए, ये जो वर्ड अड्यूस्ड है इसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देना या किसी बात को इस तरीके से बताना कि भाई ये सही ही है ना, प्रूफ करना समझ लो। या एक और मीनिंग हो सकता है इसका, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को देख के हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो एड्यूस मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष हो सकता है। तो हमने किन चीज़ों को देखा, तो हमें लगा कि एग्रीकल्चर इकॉनमी होगी, हमने टॉय प्लो को देखा। बेटा आज भी आप जितने खिलौने देखते हो वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं। आप गुड्डन गुड़िया देखते हो, मतलब लड़की लड़के रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। आप कार देखते हो, एरोप्लेन देखते हो, टॉयज की फॉर्म में तो एरोप्लेन एग्जिस्ट करता है। इवन टुडे विल हैव रोबोट टॉयज, है ना। तो रोबोट टॉयज का, क्योंकि हमने एक्चुअल में रोबोट बना लिए हैं, तो अगर टॉय प्लो मिला हुआ है, इट मीन्स एक्चुअल में टॉय प्लो का यूज कहीं ना कहीं होता होगा। फिर हमें ग्रीनरीज भी मिली है, हमने पढ़ा ना कि भैया 2 रो है, उनमें दोनों रो में 6-6 ग्रीनरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो जो मेन एग्रीकल्चर क्रॉप हुआ करती थी उस टाइम की, वो वीट और बार्ले हुआ करती थी। डेट्स ग्रो किए जाते थे, पीज, मेलन्स, पीज, डेट्स, बार्ले और वीट उनकी मेन एग्रीकल्चर क्रॉप थी। ये लोग कॉटन की कल्टीवेशन को भी जानते थे। ये परहैप्स नहीं, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, नहीं बेटा शायद नहीं, एक्चुअल में ये लोग जानते थे कॉटन को कल्टीवेट करना। फिर धीरे से इन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था। कैट, डॉग, शिप, गॉट, एलिफेंट, हम्प्ड बुल, बफेलो, पिग, इन सबको ये डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, तो दे वर नोइंग अबाउट हाउ टू डोमेस्टिकेट द एनिमल। दे वर वेरी वर्स्ड, वेल वर्स्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर लेते थे। they were well versed in agriculture, they know how to domesticate animal, cat, dog, sheep, elephant, humped bull, buffalo, these were some animals whom they have domesticated. Now trade, अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो हड़प्पन्स थे वो विद इन अ कंट्री भी ट्रेड करते थे और आउटसाइड कंट्री भी ट्रेड करते थे। ठीक है, जैसे हड़प्पन वाला जो एरिया है वो इंडस रिवर के आसपास वाला एरिया है, बेसिकली हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो जहाँ पर आज पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर और उसके आसपास वाला रीजन जो है वहाँ पर थे ये। पर ये लोग बेटा साउथ इंडिया के साथ भी ट्रेड करते थे, इट मीन्स विद इन अ कंट्री तो ट्रेड कर ही रहे थे। साउथ इंडिया में है कर्नाटका, और कर्नाटका से लाते थे ये लोग गोल्ड। आउटसाइड इंडिया की बात करें कि भैया ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, तो किसके साथ करते थे, तो ये मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब के साथ भी ट्रेड करते थे। तो इंटरनल ट्रेड मतलब सदर्न इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब नियर बाय एरिया सबके साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, पर सदर्न इंडिया को इसलिए हमने लिख दिया बिकॉज बेसिकली दे वर बाइंग गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान,
अब बेटा हमें कैसे पता चला कि ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे? तो जो ट्रेड लिंक्स थे मेसोपोटामिया के साथ ये भी प्रूफ हो गए। कैसे प्रूफ हुए हैं? हमें क्या मिल गया है बेटा? किसकी डिस्कवरी हमने कर ली है? मेसोपोटामियन सील्स की। कहाँ पर? हड़प्पन सिटीज में। ठीक है बात। एंड दोज ऑफ हड़प्पा इन द सिटीज ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया नियर उर, लगाश और उमा। ठीक है, तो हड़प्पा में मिली हैं सील्स, मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया में सील्स मिली हैं हड़प्पा की। तो इन दोनों चीज़ों को देख के ये प्रूव हो जाता है कि हम उस टाइम में भी प्रॉपर ट्रेड लिंक एस्टेब्लिश कर चुके थे फॉरेन कंट्रीज से, है ना। मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेड में थे। लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन मिला है मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से जो हमें लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। एल्यूट का मीनिंग क्या होता है बेटा? मतलब संकेत देना, या बोल सकते हैं हम शॉर्ट ऑफ सिग्नल देना। तो ऐसा साइन, ऐसे सिग्नल हमें मिले हैं कि जो वुअर मर्चेंट्स थे वो परचेस करते थे टिम्बर, कॉपर, बीड्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड गोल्ड फ्रॉम मेलहुआ। देखो, अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टली इंडस रीजन मेंशन नहीं है बेटा, मेलुआ मेंशनड है। तो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हमें ऐसे मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो ये दिखाते हैं, इस एल्यूट का मतलब होता है इस और संकेत करते हैं, ऐसा सिग्नल देते हैं कि जो उवर के मर्चेंट्स थे वो टिम्बर, कॉपर, बीड, डिफरेंट काइंड की गोल्ड कहाँ से परचेस करते थे? मेलुआ। मेलुआ क्या है? स्कॉलर्स का बिलीव है कि ये मेलुआ उस रीजन को बोलते थे जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या इंडस के रीजन को ये मेलुआ रीजन बोलते थे। कुछ मेन आइटम्स जो थे ट्रेड के वो थे लैपिस लजूली, टॉर्कोइश, जेड एंड सो ऑन। इनमें भी ट्रेड हुआ करता था। फिर हमें वेट और मेजर्स भी मिले हैं। वो तुम लोगों ने वैसे देखा होगा ना, 1 kg ऐसे लिखा होता है, इसको बोलते हैं वेट, मतलब हिंदी में बोलते हैं वाट। फिर ऐसे 5 kg का भी आता है, 2 kg का भी आता है, हाफ kg का भी आता है। तो इस टाइप के तो नहीं एग्जैक्टली, पर वेट और मेजर्स मिले हैं। जब उनको हमने देखा तो ये सजेस्ट करते हैं कि कमर्शियल एक्सचेंज बहुत कॉमन था, है ना। इनफैक्ट सम ऑफ द वेट्स आर सो स्मॉल दैट दे मस्ट हैव बीन यूज्ड टू वे प्रीशियस ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ वेट्स तो इतने स्मॉल मिले हैं, जैसे ग्राम। ठीक है, ग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है, तो ग्राम से भी और छोटी चीज़ें भी होती हैं, पर अभी हम सबसे छोटा ग्राम मान लेते हैं। मतलब जब हमको ग्राम के वेट मिले हैं तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि भाई ये लोग प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स में भी डील करते होंगे, क्योंकि ग्राम में वेट करके तो हम प्रीशियस ऑब्जेक्ट ही लेंगे। तो जब हमें वेट और मेजर्स मिले हैं, मेरी बात सुनना, जो वेट मैंने बनाया ऐसे नहीं, इनके अपने वेट मेजरमेंट सिस्टम अलग थे। उससे ये प्रूफ होता है कि कमर्शियल एक्सचेंज तो बहुत कॉमन था। कुछ वेट्स इतने ज़्यादा स्मॉल मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि भैया प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स में भी ये डील करते होंगे। अब जैसे गोल्ड को मेजर करना है तो उसको किलो में तो नहीं लेने जाते बेटा, अपन कितना लेते हैं? 10 ग्राम इक्वल्स टू, जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड में तो भैया क्या, 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 तोला होता है। सुना होगा अपनी मम्मियों को कहते हुए। ठीक है, तो बहुत छोटी प्रीशियस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए स्मॉल वेट्स का यूज़ होता है। ट्रेड की वजह से यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, जो सिटीज़ में इजीली देखी जा सकती थी। प्रोवाइड देयर सिटीजन विद द फाइनेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। और ये जो ट्रेड में प्रॉस्पेरिटी थी, इसकी वजह से ही एक इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन बन के रेडी हुई, अर्बन सिविलाइजेशन बन के रेडी हुई। ठीक हुई बात। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्यूपेशंस की। तो जो एग्रीकल्चर क्लास थी वो लार्जेस्ट सेक्शन थी हड़प्पन पॉपुलेशन का। टिल डेट हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है बेटा? एग्रीकल्चर पे। आज भी हम कहते हैं हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे बेस करती है? एग्रीकल्चर पे, है ना। ऑल दो द मेजर अर्नर इज टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पर टर्शरी सेक्टर में जैसे बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, रेलवेज आ रही बेटा, यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंगेजमेंट है वो बहुत कम है। आज भी हमारे गांव के मैक्सिमम लोग, भले ही वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पर काय पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। पॉटर्स हुआ करते थे उस टाइम में, कारपेंटर्स हुआ करते थे, वीवर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, मैशंस थे, गोल्ड स्मिथ, पॉटर जो मटके वगैरह बनाएगा,
बर्तन बनाएगा मिट्टी के, कारपेंटर पता ही है आपको, फर्नीचर वगैरह बनाएगा, वीवर कपड़ा बुनेगा मतलब क्लॉथ बनाएगा, ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करने वाला, मैसन घर बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर, आइवरी वर्कर्स थे, स्टोन कटर्स थे, स्कल्प्टर, ज्वेलर्स मतलब ज्वेलरी बनाने वाले ज्वेलर्स, स्कल्पचर बनाने वाले भी थे, स्टोन कट करने वाले, हाथी दाँत में काम करने वाले, मतलब अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इतने सारे जॉब्स भी आप कर सकते थे। अगर मैं बात करूं उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन्स टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस थे बेटा। और हम क्यों क्यों बोल रहे हैं कि भैया ये एडवांस थे, तो इन्होंने बेटा एक ऐसी आरी को डेवलप किया जिसमें दांत थे, जिस वजह से क्या होता था कि अगर आप इस आरी से मतलब सॉ से कहाँ गया लकड़ी काटोगे ना, तो उसकी जो डस्ट होगी वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? इसीलिए कह रहे, सोचो इन लोगों में कितना दिमाग था। अब हम सोशल लाइफ की बात करेंगे बेटा, तो क्योंकि हमें सिटाडल एरिया मिला है, लोअर टाउन मिला है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की थी, ठीक है। तभी तो एक व्यक्ति थोड़े अपर एरिया में रह रहा है, बढ़िया सी बिल्डिंग वाले एरिया में रह रहा है, एक लोअर टाउन में रह रहा है, एक को प्रॉपर सेफ्टी दी जा रही है फ्लड वगैरह से, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ सोशल हायरार्की तो थी, पर कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं मिले हैं इस बात के, ये सिर्फ गैस है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम ड्रेस और ऑर्नामेंट्स की बात करें तो बेटा, अगर आपने मोहनजोदड़ो देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है बात। पीपल रोर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, कॉटन के क्लॉथ पहनते थे, वूल के क्लॉथ पहनते थे। फिगरेंस भी हमें हड़प्पन साइट्स पे मिली हैं, वो भी ये बताती हैं कि मेन भी गारमेंट पहनते थे सिमिलर डे धोती की तरह, ठीक है। देखो बेटा, मैं फिर से वही कहूँगी कि जिस मूर्तियाँ जो बनती हैं, खिलौने जो बनते हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ को ही दिखाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर उस टाइम की कोई फिगरेंट कोई मूर्ति मिली है जिसमें कि आदमी है और आदमी ने कोई कपड़ा पहना है जो आज की धोती जैसा दिख रहा है, इट मीन्स उस टाइम के आदमी धोती पहनते होंगे। जो विमेन थी वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी, हेल्ड एट वेस्ट विद अ गिडल, शॉल वो एज अ अपर गारमेंट यूज़ करती थी, अपर गारमेंट में वो शॉल पहनती थी और शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी, ठीक है। ठीक है, बात तो इतना समझ में आ गया। कॉटन और वूल के कपड़े पहने जाते थे। जो फिगरेंस मिली हैं उस फिगरेंस में जो ड्रेस किसने पहना है, मेल ने पहना है, उससे हमें पता चल रहा है कि आज मॉडर्न डे में जैसे हम धोती पहनते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो किसान धोती पहनते हैं, या तो फिर साउथ में आप लोगों ने देखा होगा, पी चिदम्बरम को सर्च करना, जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी धोती पहनते थे, तो उस टाइप की धोती ये लोग पहनते थे, ठीक है बात। या हम उन्हीं के टाइप की धोती आज पहनते हैं, जो भी बोलना हो। औरतें स्कर्ट पहनती थी, ठीक है, और ऊपर अपर गारमेंट की तरह वो शॉल को यूज़ करती थी, और गिर्डल भी वो पहनती थी। गिर्डल का मतलब क्या होता है? गर्दनी, वो कमर में बांधने वाले जो बेल्ट आते हैं ना आजकल सुंदर सुंदर, पहले गोल्ड और सिल्वर के भी बनते थे। क्ले स्पिंडल्स मिले हैं, वो ये बताते हैं कि भैया ये लोग घर पे यान को स्पन करते होंगे, मतलब इनको धागा बनाना आता होगा। निडल्स और बटन्स भी मिली हैं। हड़प्पन्स की साइट्स पे ये बताती हैं कि लोग कपड़े सिल लेते होंगे, तभी तो निडल और बटन का काम है बेटा। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है कि औरतें और आदमी दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे। जो आदमी होता था वो एमुलेट पहनता था, मतलब एक तावीज़ पहन लेता था, गले में एक लॉकेट पहन लेता था, फिंगर रिंग्स पहनता था, जबकि जो औरतें थी वो नेकलेस भी पहनती थी, ब्रेसलेट भी पहनती थी, बैंगल भी पहनती थी और ईयर रिंग्स भी पहनती थी। रिच लोग जो होते थे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनते थे, जो पुअर होते थे वो शेल, बोन और कॉपर की ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है बात। अब हम अम्यूज़मेंट की बात करेंगे, मनोरंजन की बात करेंगे, तो रिक्रिएशन थ्रू गेम्स, गेम्स के थ्रू ही अपने आप का मनोरंजन करते थे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हड़प्पन्स की लाइफ का। इवन बेटा, जब मैं अपनी बात करूँ ना, जब हम लोग छोटे थे, आज से मैं बात करूँ समझो 25 साल पहले की, तो जब हम लोग मेरी नानी के यहाँ जाया करते थे, वहाँ पर टीवी वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। अगर टीवी अवेलेबल भी होती थी तो इतने लिमिटेड प्रोग्राम उसमें आते थे, और कुछ मतलब थोड़े से बोरिंग टाइप के ही होते थे। एक श्री कृष्णा रामायण ज़रूर हम लोग देख लेते थे, एक शक्तिमान देख लेते थे, मतलब टीवी पे पूरा दिन ऐसे कुछ भी चटर-पटर नहीं आते रहता था।
और टीवी चलाते भी पूरे दिन नहीं थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती थी। तो हम लोग देखते थे, मैं समझो आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, 25 नहीं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो भई हम लोग जब दोपहर में होती थी तो जितने भी मामा और यहाँ-वहाँ से जो लोग मामा होते थे, मतलब क्योंकि गाँव में गए हो तो गाँव में सारे ही लोग आपके मामा हो गए, सारी मौसी हो गई, तो वो सब इकट्ठे हो जाते थे हमारे वो जो बड़ा दरवाज़ा होता था उसके पास में। फिर कुछ लोग चंगा-अस्टा खेलते थे, कुछ लोग चौपड़ खेलते थे, कुछ लोग ताश के पत्ते खेलते थे। तो मतलब स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। देखो, आउटडोर ठंडियों में खेले जाते थे और इंडोर गर्मियों में खेले जाते थे। दोपहर में बहुत गर्मी है ना? तो गर्मियों में सुबह-सुबह के टाइम लोग आउटडोर खेलेंगे, इवनिंग में आउटडोर खेलेंगे, पर दोपहर के टाइम में ये लोग इंडोर गेम खेलते थे। उसमें हम लोगों का फ़ेवरेट था चंगास्टा। आप लोगों ने भी देखा होगा। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। इस तरीके से बनता है ना, ऐसे करके। ये बहुत ज़्यादा खेलते थे हम लोग। चौपड़ खेलते थे, ताश खेलते थे। तो यहाँ पर डाइस के पीसेस मिले हैं, इसका मतलब गेम ऑफ डाइस तो हमारे हरप्पन्स जानते होंगे। लाइफ लाइक मिनिएचर मिले हैं एनिमल के, स्पेशली मंकी स्लाइडिंग डाउन अ स्ट्रिंग, कैटल विथ मूवेबल हेड्स। ये बताते हैं कि ये लोग टॉयज के साथ भी खेलते होंगे। मिनिएचर टॉय मिले हैं काट्स के, विसल्स ही हैं इन द शेप ऑफ बर्ड्स। इसका मतलब डेली लाइफ में ये इन सारे टॉयज का यूज़ हुआ करता था। सेक्शन रिव्यू आपको इजीली बन जाएगा जब आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी हैं, ये तो आपको आ ही जाने चाहिए क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि भैया पहली बात तो ग्रेट ग्रेनरी कहाँ है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये है ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा में। फिर ग्रेट ग्रेनरी का पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि जो सरप्लस ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करके रखना। फिर हमने लोथल को, डॉकयार्ड को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। 2 ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय हड़प्पन्स, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ईजी करवा रही हूँ ना। एक था एग्रीकल्चर, ये तो मेजर ऑक्यूपेशन था। उसके बाद आप पॉटर बन सकते थे, आप कारपेंटर बन सकते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे। यूजुअल मोड ऑफ ड्रेसिंग क्या हुआ हुआ करता था? मेल के लिए धोती था और फीमेल के लिए स्कर्ट एंड शॉल। ठीक है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। पीपल कैसे एंजॉय करते थे अपने फ्री टाइम को? तो बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे। जिसमें से कि हमें स्पोर्ट्स का तो नहीं पता। इंडोर गेम्स की अगर हम बात करें तो हमें डाइसेस मिले हैं, टॉय कार्ड्स मिले हैं, टॉय फिगरेंस मिली हैं। 2 प्रोमिनेंट टॉयज मेड फॉर चिल्ड्रन। आप तो इधर टॉय कार्ट लिख देना, और एक और क्या लिख दोगे? कैटल विथ मूवेबल हेड, एक ऐसा कैटल जो उसका हेड मूव कर सकता है। तो सोचो, टॉय बनाना भी इनको बहुत अच्छे से आता था। चाइनीज़ लोगों ने इन्हीं से सीखे होंगे। चलो, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात अब हम करेंगे। इसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो हड़प्पा हैं वो बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते थे। बीड मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट आपको पता है ना क्या होता है? जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन चीज़ों को इस तरीके से चेंज कर देना कि वो ब्यूटीफुल दिखने लगें, है ना? उनकी वैल्यू को बढ़ा देना। तो आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत टाइप के ये लोग प्रैक्टिस करते थे। बीड मेकिंग, मोती बनाना इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। बीड बोले तो मोती, आप लोगों ने देखा होगा ना, मोती की माला बनती है, गार्लैंड्स बनते हैं, देखा होगा। ये इस तरीके के होते हैं मोती। मोती के अंदर होता है एक होल जिसमें हम धागे को पिरोते जाते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर क्या बनाते जाते हैं? ज्वेलरी बनाते जाते हैं, नेकलेस बना रहे हैं, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलो, अभी जो बीड होते थे काय काय से बनते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फायांस। ठीक है बेटा, एक लॉन्ग बैरल कार्निलियन बीड मिला है जिससे पता चलता है कि भैया जो हमारे हड़प्पन्स थे उनके आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे थे। मतलब आर्ट में तो उन्होंने एक्सीलेंस को हासिल कर लिया था। ये एक रेड कलर का स्टोन होता है बेटा, बीट का मतलब मोती होता है। अब लॉन्ग बैरल क्या होता है? तो बेटा कैसा होगा ये मोती? इस तरीके का मोती भी हमें मिला है। ठीक है, चलो। पॉटरी मेकिंग भी प्रॉपर डेवलप हो चुके थे इस टाइम तक। सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट बनने लगी थी। अब देखो, एक सिंपल मटका बन जाएगा जिसमें आप पानी रख के अपनी नीड को पूरा कर सकते हो, पर उसकी भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए गए। पॉटरी मेकिंग वॉज डेवलप्ड आर्ट। ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज पॉटरी बनने लगी जिनके डिज़ाइन डिफरेंट थे। ये भी हमें डिफरेंट साइड से मिले हैं हड़प्पा में।
हड़प्पन्स स्कल्पचर बनाना जानते थे। स्कल्पचर बोले तो मूर्तियाँ बनाना इन्हें बहुत अच्छे से आता था। हमें स्कल्पचर मिले हैं पत्थरों के डिफरेंट साइड पे। मोस्ट नोटेबल जो इनका स्टैचू है वो प्रीस्ट किंग का है, जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, है ना? बहुत प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इस तरीके से उनकी दाढ़ी थी, आँखें आधी खुली हुई थी, आधी बंद थी, ठीक है? जो शॉल ओढ़ी हुई थी उन्होंने, उस पे ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई थी, फ्लावर्स बने हुए थे, है ना? कहाँ मिला है ये? मोहनजोदड़ो में मिला था। ही हैज़ अ बियर्ड, बियर्डेड मैन, दाढ़ी थी उनकी। ही वियर्स अ हेडबैंड, हेडबैंड भी उन्होंने लगाया हुआ था और एम्ब्रॉयडर्ड शॉल पहनी हुई थी। सैंडस्टोन के स्टैचू मिले हैं यूथ के विथ मस्कुलर बॉडी, मतलब बॉडी मान क्या बोलना चाहिए, सिक्स पैक टाइप का। एक और डांसर का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद पार्ट 1 में। एक और फिगरेन मिली है जिसमें एक लड़की है जो डांसिंग पोज में है, जिसका एक हाथ हिप पे है, एक थाई पे रखा हुआ है, ठीक है? द रेड स्टोन मेल बस्ट फाउंड एट हड़प्पा ऑल्सो टेस्टिफाइज द स्किल क्राफ्ट। एक स्टोन मेल बस्ट मिला है जिससे भी पता चलता है भाई कि इन लोगों के क्राफ्टमैनशिप स्किल पार थे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसे थे। रेड स्टोन का हमें एक मेल बस्ट मिला। मेल बस्ट बोले तो मेल की जो अपर बॉडी है वो मिली हुई है, ठीक है? फिर उसके अलावा बहुत सारे टेराकोटा के फिगरेंस भी मिले हैं हड़प्पा में, ठीक है? कुछ में ऐसे औरतों को दिखाया गया है कि उन्होंने लॉइन क्लॉथ पहना हुआ है, उनके हाथों में बेबीज़ हैं। फिर हमें फीमेल फिगरेंस बहुत सारे मिले हैं, ठीक है? जिनको देख के कहीं न कहीं हमें ये आइडिया लगता है कि ये जो आइकॉन है इनको पूजा करने के लिए बनाया होगा। मतलब जैसे आज हम देवियों की पूजा करते हैं, वैसे ही उस टाइम में भी फीमेल फिगर एज़ अ डाइटी देखा जाता होगा। मतलब उनको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यार इनकी पूजा होती होगी। द अबंडेंस ऑफ फीमेल फिगरेंस सजेस्ट दैट दे हैव बीन यूज्ड एज़ आइकॉन फॉर वर्शिप। जो हड़प्पन्स थे उन्होंने ब्रोंज के स्टेच्यूज भी बनाए हैं, ठीक है? एक डांसिंग गर्ल जिसको मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ये यूनिक मास्टरपीस है सिविलाइजेशन का। सच में उस डांसिंग गर्ल को जब आप देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा कि भाई इतने पुराने टाइम में बिना स्टोन कटर के, मतलब किस तरीके से इन लोगों ने बनाया होगा ये सब कुछ। जिसका वो जो लड़की है उसका जो राइट आर्म है वो हिप के ऊपर है, लेफ्ट आर्म में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। ये बताता है कि भैया ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे। उसकी हेयर स्टाइल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? एंड हेयर स्टाइल अप्रिशिएटेड बाय वीमेन ऑफ दैट एज। प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग होती थी उस टाइम में भी, बैंगल्स थी, ऑर्नामेंट्स थे, डांसिंग भी हुआ करती थी। ये सब उस मूर्ति को हमको देख के पता चलता है। एक ब्रोंज फिगर मिला है हम्प्ड बुल का, ठीक है? इज़ ऑल्सो फिटिंग एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पन आर्ट, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते नहीं, बैल नहीं, हाँ चलो ठीक है, जो भी कुछ बोलते होंगे। एक ब्रोंज का फिगर मिला है जिसमें हम्प्ड बुल है। वो भी आपको बताता है कि भी हड़प्पन बहुत कुछ बहुत अच्छा जानते थे। इक्वली इम्प्रेसिव आर एनग्रेविंग ऑन द सील्स। सील्स के ऊपर जो एनग्रेविंग की गई है वो भी गजब की है, ठीक है? जैसे बुल को एनग्रेव किया गया है विच इज़ फुल ऑफ रियलिज्म, मतलब मिस्टिसिज्म थोड़ा सा कम, हर चीज़ पे आपको रियल चीज़ें दिख रही हैं, तो इट मीन्स जो सामने दिखता था उसको बनाने की कोशिश की जाती थी। बेटा अब हम बात करेंगे सील की, तो लगभग 2000 सील हमें मिली हैं हड़प्पन साइट से। जितनी भी हड़प्पा की साइट्स हैं सबको मिला के हमें 2000 सील मिल गई हैं। ये स्टेटाइट से बनी होती थी, जनरली स्क्वायर होती थी, फ्लैट होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, पर कुछ सील सर्कुलर भी मिली हैं, ठीक है बात? कुछ के ऊपर एनिमल जैसे कि बिशन, राइनोसोरस, टाइगर, बफेलो एनग्रेव्ड हैं, बने हुए हैं। पर जो मोस्ट कॉमन एनिमल डिपिक्ट किया गया है वो है मिथिकल यूनिकॉर्न, सफ़ेद कलर का घोड़ा जिसका एक सींग होता है। एक इक्वली स्ट्राइकिंग सील हमें पशुपति सील भी मिली है जिसमें 3 फेस डाइटी हैं, है ना? मतलब एक भगवान बैठे हैं जिनके कितने फेस हैं, 3 फेसेस हैं। योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, उनके आसपास राइनोसोरस, बफेलो, एलिफेंट और टाइगर है। उन्होंने एक पिक्यूलर हेड ड्रेस पहना हुआ है, हॉर्न्स का, मतलब एक इस तरीके का मुकुट बना होगा, मुकुट बोलेंगे तो क्या बोलोगे उसको आप, जो सर के ऊपर लगाते हैं, और उसके ऊपर सींग बने हुए हैं।
तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज शिव, हु इज़ वर्शिप्ड एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल। इवन टुडे आज भी हम शिव जी को किसका गॉड मानते हैं, जानवरों का भगवान मानते हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इनके आसपास इस थ्री फेस डाइटी के आसपास इतने सारे एनिमल्स का होना, राइनोसोरस, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, ये बताता है कि भैया ये शिव जी ही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को सील जो मिली है उनके अंदर होल भी मिला है। जैसे सपोज करो मैंने ये सील बना दी, इसके अंदर यहाँ पर होल कर दूँ, है ना, इस तरीके से वाली सील भी मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड सील्स विथ होल्स इन दैम। उनका बिलीव है आर्कियोलॉजिस्ट का कि हो सकता है इसे एम्यूलेट की तरह भी यूज़ किया जाता हो टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए। आज भी आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ कई बार मम्मियाँ तावीज़ वगैरह पहना देती हैं हमें लाल धागे में, काले धागे में, कि ये नज़र से बचाएगा, तबीयत नहीं ख़राब होने देगा, लाइक दैट ओनली। कि उस टाइम भी ये जो सील्स थी उनके अंदर हमें होल मिले हैं, मीन्स उसे एमुलेट की तरह, तावीज़ की तरह पहना जाता होगा। और स्पेशली पशुपतिनाथ की सील को तो ज़रूर पहना जाता होगा, क्योंकि उनको तो वो डायटी की तरह मानते थे। हमें बहुत सारी सील्स के इम्प्रेशन मिले हैं, कहाँ पर, क्ले के ऊपर। ये बताता है कि जो मर्चेंट्स वगैरह होंगे वो अपने गुड्स के ऊपर, जैसे इस बैग में मैंने इस गुड को पैक किया, यहाँ पर बांध दिया, बांधने के बाद यहाँ मैंने गीली मिट्टी लगाई और उस पर सिस्टम को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर सील के इम्प्रेशन का मिलना मतलब कि ये मर्चेंट्स वगैरह करते होंगे, जिससे कि उनका गुड इंटैक्ट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है नेक्स्ट साइड पे, उसका पता लगाया जा सके। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं शील्ड्स के ऊपर वो ये बताते हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, उन्हें लिखना पढ़ना आता था। इंस्क्रिप्शन हमें पॉटरी के ऊपर, अदर हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो लिटरेसी थी वो एक सिलेक्टेड क्लास के लिए तक कन्फाइंड नहीं थी। मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ही ऐसी नहीं थी जो पढ़ लिख पाती थी, सब नॉर्मल हर व्यक्ति पढ़ लिख लेता था। अब हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी बेटा, स्क्रिप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बड़ी ही जटिल थी, आज तक जिसको हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर के एपिग्राफिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन इस काम में लगे हुए हैं कि स्क्रिप्ट को डिकोड किया जाए, पर हमें कोई सक्सेस नहीं मिली। इवन दो हमने एआई का यूज़ भी कर लिया है, फिर भी कोई सक्सेस हमें नहीं मिल रही है। इस तरीके का ये लोग लिख के गए हैं, कौन, हड़प्पन्स। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पहले सुमेरियंस, मिना मिनोअन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी ऐसी स्क्रिप्ट चलती थी, पर वो सारी डेसिफर हो गई हैं। सिर्फ एक हड़प्पन्स की ही जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो डेसिफर नहीं हो पा रही है। इंस्क्रिप्शन यूजुअली हमें शॉर्ट मिले हैं, लगभग एक इंस्क्रिप्शन में हार्डली हमें 26 कैरेक्टर मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिले। जनरली जो डायरेक्शन है राइटिंग का वो राइट टू लेफ्ट है, जैसे ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट होता है। आज हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना चालू करते हैं ना, ये है गुड, हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, पर बेटा वो लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, ऐसे लिखते होंगे शायद, कैसे लिखते होंगे भैया, ऐसे करके जैसे भी लिखते होंगे, तो वो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, राइट से चालू करके लेफ़्ट की तरफ जाते थे। पर इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, है ना। जनरली द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इज राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। बट व्हेन देयर इज मोर देन वन लाइन, जब एक लाइन हो जाती है तो जो डायरेक्शन होती है राइटिंग की वो अल्टर कर जाती है। जैसे सपोज करो मैं लिख रही हूँ, अब यहाँ पर मेरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, तो अब मैं फिर इसको ऐसे लिखने लगूंगी, ठीक है बात। अगर ये लाइन कंप्लीट हो गई तो ठीक, दूसरी लाइन फिर यहीं से चालू होगी, पर अगर ये लाइन ख़त्म यहाँ हुई तो तीसरी चौथी यहाँ से चालू होगी, अदरवाइज समझा नहीं, मैंने कंफ्यूज कर दिया ना। देखो एक लाइन अगर इतनी है सिर्फ आई एम गुड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, आई एम कुकिंग फूड, तो फिर आप इसको ऐसे करके लिखने लगेंगे, मतलब इस साइड जाने लग जाएंगे। पहले जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट आए, फिर लेफ्ट टू राइट जाने लग जाएंगे। एक बार पढ़ लो बुक में क्या लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो। बट व्हेन देयर इज मोर देन वन लाइन, एक से ज़्यादा लाइन होगी, जो डायरेक्शन होगी राइटिंग की वो अल्टरनेट्स हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हमारे जो डॉक्टर एस.आर. राव थे, इन्होंने बहुत रिसर्च की, रिसर्च के बाद एक बुक लिखी, द डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। और इनका मानना है कि पहले ये जो स्क्रिप्ट थी वो फोनेटिक थी, ठीक है, शुरुआत में ही फोनेटिक थी, बाद में अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में चेंज हुई।
पर फिर भी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि टिल डेट ये अनडेसिफर्ड है, इसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। वंस विल डेसिफर दिस, विल नो मोर अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा अब हम पढ़ेंगे धर्म को, मतलब किसको, रिलीजन को, ठीक है बात। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें, बहुत माइनरली भी देखें बेटा, तो हमें वहाँ पर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, ठीक है बात। फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों की रिलीजियस लाइफ उस टाइम में कैसी रही होगी, बहुत सारी फिगरेंस और सील्स को देखकर। जैसे आज अगर इंडिया में कोई एक ऐसी स्थिति आ जाए जिससे पूरा इंडिया क्या हो जाए, एक मलबे में तब्दील हो जाए, रियून हो जाए, तो बेटा जब इसके ऊपर एक्सकवेशन स्टार्ट होंगे तो हमें मॉस्क भी मिलेंगी, चर्चेस भी मिलेंगे, टेम्पल्स भी मिलेंगे, और टेम्पल्स भी अलग अलग गॉड के अलग अलग जगह पे मिलेंगे। शिरडी वाले साईं बाबा का भी मिलेगा, राम मंदिर भी मिलेगा, तिरुपति बालाजी भी मिलेगा। पर अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो ऐसा कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर लाइक मॉस्क, चर्च, टेम्पल ऐसा देखने को नहीं मिला है। देन टू आफ्टर सीइंग वेरियस फिगरेंस, सील्स, हम एक रफ आइडिया लगा रहे हैं कि भाई चलो ऐसा हो सकता है कि ऐसा होगा। वहाँ पर बहुत सारे फीमेल टेराकोटा के फिगरेंस मिले हैं जो जिनको देख के हमें ये लगता है यार कि ये मदर गॉडेस होंगी, या ये मूर्ति होगी, इसकी पूजा हो रही होगी। मदर गॉडेस बोले तो अर्ली फॉर्म ऑफ शक्ति। क्लियर हुई बात। मीन्स कुछ मूर्तियों को देख के हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनकी वर्शिप हुआ करती होगी। फिर जो पशुपति की सील मिली है उसमें ऐसा दिखाया है कि जो भी मूर्ति बनी है उसमें जो डाइटी है उसके 3 फेस है। तो मतलब भगवान शिव के अर्ली कंसेप्शन को ये दिखाता है। आज हम पशुपतिनाथ के सील को देख के ये बोल रहे हैं कि भैया आज के जो हमारे शंकर भगवान है, शिव जी हैं, ये उनका ही फॉर्म है। फिर जब हमें फायर अल्टार्स मिले तब हमारा जो शक था वो में कन्फर्मेशन में तब्दील हो गया कि नहीं यार कुछ तो होता होगा, है ना। फायर अल्टार्स मतलब बड़े बड़े ऐसे वो मिले हैं जिसमें आग कंटिन्यू जलती रहती होगी, तो हो सकता है यहाँ पर बलि बलि दी जाती हो। अभी आप लोगों ने एक मूवी आई थी, क्या नाम था, शैतान, है ना, शैतान मूवी, अजय देवगन और कौन है वो, राम माधवन, उनकी। तो उसमें देखा होगा ना बहुत बड़ी जगह में जहाँ आग जल रही थी, तो ऐसे ही एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, फायर अल्टार्स। तो कालीबंगन में फायर रिचुअल्स के परफॉर्मेंस के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। अब कुछ ज़रूरी नहीं कि हर फायर अल्टार उतना ही बड़ा हो जितना मैंने शैतान का बताया, कुछ छोटे फायर अल्टार्स भी होते हैं। जो हड़प्पन्स थे वो वर्शिप करते थे ट्रीज़ को भी, जैसे कि पीपल को, ठीक है। इट हैज़ बिन डेपिक्टेड वेरियसली, इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जो लीफ डेकोरेशन है वो हमें देखने को मिला है पॉटरी के ऊपर एज अ ट्री ऑन सील, मतलब सील के ऊपर हम एक पेड़ की इंपॉर्टेंस देखते हैं, मटकों के ऊपर एक पेड़ के पत्तों का डिज़ाइन देखते हैं, तो अंदाज़ा लगता है कि भैया ये पेड़ जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बेटा हम बात करेंगे ग्रेव्स की, मतलब जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको हम बरी कर देते हैं ना। जब हमने इन लोगों की ग्रेव को देखा तो ग्रेव में हमें बहुत सारे डेली यूज़ के आर्टिकल्स मिले, तो इससे ये हमें ने सोचा या हमारा अंदाज़ा लगाया कि भई ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते होंगे, तभी तो जो भी इनका लव्ड वन जिसकी डेथ हो जाती थी उसके साथ ये उस हर मटेरियल को रख देते थे जो यूज़फुल है भैया, आने वाली लाइफ में उसको काम में आने वाला है। पॉट रख देते थे, कुछ खाना-पीना रख देते थे, कुछ ज्वेलरी रख देते थे, ठीक है बात। बहुत सारी चीज़ें उस ग्रेव में हमें मिली हैं। फिर अब हम डिक्लाइन की बात करेंगे कि भाई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन कर गई। तो कुछ भी सर्टेनिटी से बिल्कुल 100% फैक्चुअल एविडेंस ऐसे नहीं मिले जिनके उस पे हम कह दें कि भैया ऐसा ही होगा, इस सिविलाइजेशन का अंत ऐसे ही हुआ होगा, इसका डिक्लाइन ऐसे ही हुआ होगा। इन नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर, और हर थ्योरी अपने अपने तरीके से अपने को सही बताने की कोशिश करती है। तो सर्टेनिटी से हम कुछ नहीं कह सकते अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज़ को, अपने अपने आर्ग्यूमेंट को सामने रखा है, पढ़ते हैं। कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस का कहना ये है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना ये है कि बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ होगा इंडस रीजन में, इसकी वजह से जो सिविलाइजेशन थी वो डिसअपेयर हो गई। तो फर्स्ट रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज। सेकेंड, जो यूज़ करते थे क्लीन बर्न बिग्स का, उसके लिए बहुत सारे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसकी वजह से इन लोगों ने एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन किया होगा। देखो जब ईंट के जो भट्टे होते हैं, ईंटों को पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत मैसिव लेवल पर डिफॉरेस्टेशन किया होगा,
ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया तो वहाँ बारिश नहीं हुई तो लोग वहाँ से कहीं और रहने चले गए। तो फर्स्ट रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज, सेकंड रीज़न इज़ डिफ़ॉरेस्टेशन, और डिफ़ॉरेस्टेशन क्यों हुआ? क्लीन बर्न ब्रिक्स के कारण, ठीक है। थर्ड रीज़न इज़ नेचुरल कॉजेज़। कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ फ्लड आ गई होगी जिसकी वजह से लोग मोहनजोदड़ो से भागे और कहीं और जाकर रहने लगे। नेक्स्ट है बेटा कि भैया कोई नॉर्मैडिक इन्वेडर आया होगा, उसने इन्वेड किया होगा और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्रीकल्चर वगैरह चलता होगा उसको रियून कर दिया होगा। और ये नॉर्मैडिक इन्वेजन्स कब हुए? सेकेंड मिलेनियम BC में हुए। फिर जो प्रेजेंस है वॉल सिटी स्ट्रक्चर की, ये भी इंडिकेट करती है कि आर्यंस आए होंगे। बहुत सारे न्यूमरस कॉजेज़ डिस्कस करती हैं डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डिफरेंट हिस्टोरियंस। कुछ बोलते हैं नेचुरल कॉजेज़ थे, कुछ बोलते हैं ह्यूमन मेड कॉजेज़ थे। अब नेचुरल कॉजेज़ में फ्लड आ जाएगा, ह्यूमन मेड में डिफॉरेस्टेशन आ सकता है ना? दूसरा नोमैडिक इन्वेजन आ सकता है। और ये डिफरेंट रीज़न है जिनकी वजह से हम बस शायद बोल रहे हैं कि डिक्लाइन हुआ होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नेवरथलेस तो द सिविलाइजेशन एंडेड ड्रामेटिकली इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी वो ख़त्म हो गई, पर फिर भी ये सक्सेसफुल रही इन ट्रांसमिटिंग इट्स फिलॉसफी एंड रिलीजन टू इट्स सक्सेसर। फिर भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने सक्सेसर्स तक अपनी फिलॉसफी पहुंचाने में, अपने धर्म को आगे की तरफ ले जाने में। तो ऑल इन ऑल हम इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी एक प्रॉपर एनालिसिस पे नहीं पहुँचे कि ऐसा ये हुआ होगा, ऐसे ही ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी। पर फिर भी ठीक है, सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, क्योंकि देखो कोई भी हमारे अर्थ के ऊपर इमॉर्टल तो नहीं है, ख़त्म तो होना ही था। पर आज भी हम इसे बुक में पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती किसी सिविलाइजेशन के सक्सेस की।